सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिला था। और वो वीक परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ टाटा मोटर्स में ही हमें देखने को मिला था, बाकी ऑटोमोबाइल कंपनीज की बात करें, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख लो, टाटा मोटर्स को देख लो, ह्युंडई को देख लो या फिर मारुति सुजुकी को देखो, सभी में आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट का मेन कारण है डर। डर किस चीज़ का? डर है मार्केट शेयर खोने का। अब एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो चलिए मैं आपको उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, आपको इस बारे में तो पता चल ही चुका होगा, रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सुनने को मिल ही रही है कि इंडिया जो है वो ऑटो इंपोर्ट टैरिफ को कम कर सकता है। जो यूरोपियन कार मेकर्स हैं उनका कार इंडिया में अब हमें सस्ता होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके ऊपर जो 100% तक का टैरिफ लगता था वो टैरिफ अब इंडिया कम करने वाला है। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा कि उनके जो कार के प्राइसेस हैं इंडिया में काफ़ी कम हो जाएंगे। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करने का फैसला किया है, ये उसी का पार्ट है। और इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगभग 4% तक का गिरावट या फिर उससे ज़्यादा तक की हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ अचीव की है। रिसेंट टाइम्स में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई के सेल्स को अगर कंपैरिजन करोगे महिंद्रा के सेल्स से, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ का नंबर है वो महिंद्रा का सबसे बेहतर आपको देखने को मिलेगा। बट इन्वेस्टर्स यहाँ पर इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर हम बात करें ऑटो इंपोर्ट टैरिफ के बारे में, तो अभी के टाइम पे वो 110% तक लगता है, जिसको गवर्नमेंट 40% तक लाना चाह रही है। और आगे चलकर इस नंबर को 10% तक भी लाया जाएगा, ये रिपोर्ट्स में कह रहे हैं चीज़ें। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो लग्जरी कार्स हैं, लाइक फरारी की बात करें, BMW की बात करें, मर्सिडीज़ की बात करें या फिर वॉक्सवैगन या फिर लैम्बोर्गिनी की बात करें, इन सारे कार्स के जो रेट हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और इस वजह से हमारी जो कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, वो परेशान देखने को मिल रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारी चीज़ें उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। मतलब जिस न्यूज़ की वजह से आज के दिन ऑटोमोबाइल कंपनी गिरी है, मुझे नहीं लगता वो न्यूज़ का एक्चुअल में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा। अब देखो, फरारी की बात करें, BMW की बात करें, मर्सिडीज़, ऑडी की बात करें, तो ये लग्जरी कार सेगमेंट में आती है। अब इनके ऊपर टैरिफ लगाओ या फिर टैरिफ 0% कर दो, इनके जो कार्स के जो कॉस्ट होते हैं, टाटा मोटर्स का जो सबसे महंगा कार है, JLR की बात नहीं हो रही है, अगर हम नेक्सॉन, फरारी, सफारी की बात करें, उनका जो सबसे महंगा कार है उससे भी महंगा इनका कार होता है, अगर हम टैरिफ हटा भी दें तो भी। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स और महिंद्रा जो डील करती है वो डिफरेंट कस्टमर्स पे डील करती है। और ये जो फरारी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, ऑडी है, ये डिफरेंट कस्टमर्स को डील करती है। तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पर जो गैप देखने को मिलता है रिच क्लास पुअर क्लास का, पुअर क्लास तो बोलना गलत होगा, चलो रिच क्लास और मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स के जो क्लाइंट्स हैं, महिंद्रा के जो क्लाइंट्स हैं, वो मिडिल क्लास वाले क्लाइंट्स हैं, ना कि रिच क्लास वाले। अगर हम किसी करोड़पति इंसान की बात करें या फिर कोई पॉलिटिशियंस की बात करें, तो वो नेक्सॉन थोड़ी यूज़ करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो फरारी, BMW, मर्सिडीज़, ऑडी के कार प्रेफर करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो जितना आज के दिन इस न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, मुझे नहीं लगता कि ये न्यूज़ एक्चुअल में इन कंपनीज़ के मार्केट शेयर को डैमेज करेगा। मार्केट शेयर को डैमेज कर सकता है, बट दोनों के जो क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट्स हैं, तो दोनों के क्लाइंट ओवरलैप होंगे, मुझे इसकी पॉसिबिलिटीज़ कम लगती है। बट हाँ, इस चीज़ से एक फ़ायदा हो सकता है, जो कि अभी के टाइम पे न्यूज़ के थ्रू तो सुनने को नहीं मिल रही है, बट आगे चलकर सुनने को मिल सकती है। अब महिंद्रा और टाटा मोटर्स के जो कार्स हैं वो जो एक्सपोर्ट होंगे यूरोप में, उनके जो कार्स पे टैरिफ पहले लगा करता था वो अब कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है कि उनके जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि इनके कार के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं
काफ़ी सारे लोगों को वो प्राइस उतना ज़्यादा चुभेगा नहीं। तो बोल सकते हैं यूरोप में डेली यूज़ के लिए इनकी कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेल हो सकता है, मेरा कहना है। बाकी देखते हैं चीज़ें आगे चलकर क्या होती हुई देखने को मिलती है। अभी तो टाटा मोटर्स देखोगे तो ग्रोथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा खराब रिपोर्ट करती हुई दिखी है। इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशन है कि और भी ख़राब होगा चीज़ें, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों आईआरएफसी, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रही है, ये बात से हर कोई एग्री करेगा। 52 वीक हाई से देखोगे तो 26.8% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ऑल टाइम हाई से देखोगे तो ये नंबर को ऑलमोस्ट आप डबल भी कर सकते हो। 50% तक की गिरावट आईआरएफसी ऑलरेडी अचीव कर चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। अब ये जो गिरावट का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों से, ये गिरावट आखिर इस कंपनी में हो क्यों रही है, इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस तो हमारे पास होने चाहिए, और रीजंस के बिहाफ पे हमें क्लैरिटी मिलता है कि ये गिरावट कंपनी में कब तक चलता हुआ दिखेगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें गिरावट के रीजंस के बारे में, तो देखो 2022 में आईआरएफसी बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर की थी। वो परफॉर्मेंस का सिलसिला हमें 23 में भी चलता हुआ दिखा, और वही परफॉर्मेंस का सिलसिला हमें 24 में भी चलता हुआ दिखा। और इस पीरियड में आईआरएफसी की जो वैल्यूएशंस हैं वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले। तो 2022 में कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो हमें 4.5 देखने को मिल रहा था, और जो तेज़ी का सिलसिला चला था 2024 तक, तो 2024 के पीक में आईआरएफसी का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो हमें 45 तक जाता हुआ दिखा, यानी कि वैल्यूएशंस 10 गुना हुई थी। और वैल्यूएशन अगर 10 गुना हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कंपनी के ग्रोथ को भी देखेंगे कि ग्रोथ कितना गुना हुआ है। तो 2022 में देखोगे तो कंपनी का ईपीएस 4.78 का था, और अभी अगर कंपनी की ईपीएस को देखोगे तो कितना है 5.36। तो 4.78 से 5.36 को अगर आप देखोगे तो कोई बड़ा ईपीएस में ग्रोथ हमें देखने को मिली नहीं है। और कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशन उस पीरियड में 10 गुना हुआ है, बट कंपनी के ईपीएस में ग्रोथ 10 गुना तो छोड़ो, 1 गुना की भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। और अभी कंपनी का जो करंट वैल्यूएशन है वो हमें 21.3 का देखने को मिल रहा है। तो अगर 4.78 से भी देखें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स कंपनी का करंट वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रही है। तो 5 गुना अभी भी 2022 से कंपनी का वैल्यूएशन ऊपर ही देखने को मिल रहा है, बट कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें 100% तक की भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है उस पीरियड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो तेज़ी कंपनी ने दिखाया था 2022 से 2024 के पीरियड में, वो तेज़ी को मार्केट जस्टिफाइड करेगी तो करेगी कैसे? ग्रोथ के बेसिस पे ही करेगी ना, या फिर सिर्फ न्यूज़ की बेसिस पे करेगी? न्यूज़ की बात करें तो रेलवे सेक्टर में एलोकेशंस बढ़े थे 23 में 24 में, इस वजह से रेलवे कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल थी, जिस कारण आईआरएफसी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और आईआरएफसी में ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा इसीलिए देखने को मिला था क्योंकि आईआरएफसी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो मार्केट में उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, यानी कि डिमांड तो ज़्यादा थी बट उतना सप्लाई था नहीं, इस वजह से ज़्यादा तेज़ी आईआरएफसी में आपको देखने को मिली। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बिजनेस में कोई ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला था। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो फोमो की वजह से हुआ था, यानी कि फोमो की वजह से कंपनी ने ज़्यादा ही रिटर्न दे दिया था, उतना रिटर्न कंपनी जस्टिफाइड नहीं कर सकती थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कंपनी ने इस पीरियड में बिजनेस तो अच्छा किया है, कंपनी की ईपीएस भले ग्रो नहीं हुआ है। तो देखो बिजनेस भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कमाल के हमें देखने को नहीं मिले हैं। अभी रिसेंटली जो Q3 कंपनी ने रिपोर्ट किया वहाँ पर कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको लेकर क्या गाइडेंस था कि कंपनी एक्सपेक्टेशन रख रही है कि 5 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी ग्रो कर लेगी। और Q3 तक कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट हमें कितना देखने को मिल रहा था, 4.8 लाख समथिंग हमें देखने को मिल रही थी, 4.8 लाख करोड़ के आसपास। और 2022 में कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना था, लगभग 4,15,000 करोड़ के आसपास। तो वहाँ से भी अगर कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट को कंपैरिजन करें तो वो भी डबल नहीं हुआ है, ना कंपनी के रेवेन्यू डबल हुए हैं, ना कंपनी के एयूएम डबल हुए हैं, ना कंपनी की ईपीएस डबल हुए हैं। तो फिर किस कारण आपको आईआरएफसी वो तेज़ी या उस वैल्यूएशन को जस्टिफाइड करती हुई नजर आएगी?
ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट वो सारी चीज़ों को एडजस्ट तो करेगी नहीं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि गिरावट होती है, और वो गिरावट का सिलसिला चल रहा है। 45 की पी पे कंपनी थी, अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 20 की पी पे है कंपनी। तो इसी वजह से गिरावट हो रही है कि जो रिटर्न्स कंपनी ने दिए थे वो रिटर्न को जस्टिफाइड करने के लिए कंपनी ने बिजनेस वैसा ग्रो किया ही नहीं। न्यूज़ बहुत अच्छी आई बट बिजनेस में उसका कोई रिफ्लेक्शन हमें देखने को नहीं मिला। बाकी ये सारी चीज़ें कब जाकर ख़त्म होगी उसका तो आइडिया आपको होना चाहिए। तो उसके लिए आपको कंपनी के टेक्निकल्स को देखना होगा। अब से भी रेगुलेशंस के हिसाब से यूट्यूब पे आप टेक्निकल्स को डिस्कस नहीं कर सकते, तो इस वजह से उसकी बात हम लोग करेंगे नहीं। बट हाँ, IRFC की बात करें या फिर डिक्सन की बात करें, रिसेंट टाइम्स में इन दोनों कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। तो 8 बजे, आज रात का 8 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पे इस कंपनी के प्रॉपर एनालिसिस देखने को मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो और 8 बजे इन कंपनी के जो एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा IRFC और डिक्सन के, उसको चेकआउट कर सकते हैं आप, जिससे आपको क्लैरिटी होगा कि कंपनी में जो गिरावट का सिलसिला है वो टेक्निकल्स के बिहेवियर के बेसिस पे कहाँ तक देखने को मिल सकती है। बाकी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको बताई है वो सिर्फ समझाने के लिए बताई है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताई है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो चलिए अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों एंजल वन। रिसेंटली एंजल वन ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर के तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट हमें शो किए थे। रिजल्ट के बाद कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप एंजल वन के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि इन्फोसिस में थोड़ी रिकवरी आपको देखने को मिली है। वही इन्फोसिस है जो कि अपने 52 वीक हाई से 25% से ज़्यादा नीचे देखने को मिल रही थी, बट अभी देखोगे तो 12.7% आपको नीचे देखने को मिल रही है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हुई है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का गाइडेंस। कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी के टर्म में अपने रेवेन्यू गाइडेंस को अपग्रेड किया था। पहले कंपनी बता रही थी कि मैक्सिमम हम 3% की ग्रोथ दिखाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर, अब कंपनी बोल रही है कि मिनिमम हम 3% की ग्रोथ दिखाएंगे। मैक्सिमम तो हमारा 3.5% ग्रोथ होगा इस बार। और ऑपरेटिंग मार्जिन को भी कंपनी ने मेंटेन किया है 20 से 22% तक का। और ये सारी चीज़ें कंपनी इसलिए कर पाई है क्योंकि कंपनी डिमांड को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और उसके अलावा कंपनी को काफ़ी सारे डील्स मिले हैं और मार्केट रिएक्शंस इन सारी चीज़ों के बेसिस पे इन्फोसिस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है। इसी वजह से रिसेंट टाइम्स में इन्फोसिस में अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और इन्फोसिस के अगर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली अपग्रेड किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में डाउनग्रेड किया था। पिछले क्वार्टर में डियाज ने अपग्रेड किया था, इस क्वार्टर में डियाज ने डाउनग्रेड किया है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अगर आप इन्फोसिस के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।